व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 124 है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम पढ़ रहे थे। ये उसकी कंटिन्यूशन में ही सेकंड लेक्चर है। ये इसका कंप्लीट हो जाएगा अब, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट टॉपिक रहेगा। जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लो, शुरू करते हैं बच्चों। ऑलरेडी देखो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें आपने टैक्स का इफेक्ट वो नलीफाई कर दिया, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स थी जिसमें एक्सपेंसेस और इनकम्स थे, उसका इफेक्ट भी नलीफाई कर दिया, ठीक है। तो अब हम कहाँ पे पहुंचेंगे बच्चों? इस एक्सरसाइज के बाद आप पहुंचोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अब आपको कुछ और आइटम्स की एडजस्टमेंट करनी है। क्या करनी है बच्चों? देखो, जो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला ना, इसमें अभी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं जो कि नॉन कैश है। मींस जो कि पीएनएल में तो कंसीडर करने पड़ते हैं, ठीक है, बिकॉज उसमें एक्सपेंसेस एंड इनकम्स तो आएंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है, जैसे डेप्रिसिएशन है वो आएगा ही आएगा, अमोर्टाइजेशन है वो आएगा ही आएगा, है ना। बट इनमें कुछ कैश फ्लो नहीं हुआ होता। कहने का मतलब ये नॉन कैश आइटम्स का इफेक्ट भी नलीफाई करना पड़ेगा। एंड इसी पीएनएल में ऐसे एक्टिविटीज का भी कैश फ्लो है जो कि नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब ऑपरेशंस के साथ रिलेशन नहीं है। हो सकता है वो इन्वेस्टिंग हो या फाइनेंसिंग हो। जैसे मान लो आपने इंटरेस्ट पे करा है, तो इसमें कैश फ्लो हुआ है, ठीक है, बट इट मे बी ड्यू टू इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो अब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का इफेक्ट भी निकाल देंगे बाहर। जो उसके बाद मिलेगा ना, वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? अब हमने स्टार्टिंग करी थी सरप्लस से। अगर सरप्लस होगा तो यहां प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए ये एडजस्टमेंट्स रहेंगी, पढ़ लिया आपने। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया, देन टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट नलीफाई करा, हम पहुंच के प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे। क्लियर है बच्चों? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे अपन पहुंच गए। देन उसके बाद आएगा नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट, जो इस वीडियो टॉपिक में रहेगा, और इसकी कंटिन्यूशन में अब हम सारा खत्म कर देंगे। क्लियर है? चलो अब देखते हैं बच्चों, जो नॉन नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। क्यों? बिकॉज पहले हमें एक्सपेंसेस मान के इनको सब्ट्रैक्ट करा था, ठीक है। तो इस बार अब क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। इन द सेम वे इनकम्स में उल्टा होगा, बिकॉज पहले नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड हुई थी, तो अब सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब अब हम उल्टा चल रहे हैं ना, तो एक्सपेंसेस ऐड, इनकम्स सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो अब नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, आप वहां पर पहुंच गए ना। उसके बाद आपको जब इनका भी एडजस्टमेंट करोगे तो आप पहुंच जाओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब इसमें देखो, सबसे पहली एडजस्टमेंट मैंने आपको बोली नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की। ये आपको क्लियर हो गया। ये इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये पीएनएल में पहले से ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अब आपने उल्टा चल रहे हो तो आप इनको ऐड करोगे। क्लियर है बच्चों? डेप्रिसिएशन आपको पता ही है क्या होता है, कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस करती है, तो उस वजह से हम उसको एक्सपेंस मानते हैं। एमोर्टाइजेशन में इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स की, तो हम उसकी वैल्यू रिड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं हम एमोर्टाइजेशन। क्लियर है बच्चों? अब इसमें एक चीज बच्चों और है, गुडविल का कॉन्सेप्ट आता है इंटेंजिबल एसेट में। ये दोनों रोल प्ले करता है, वो मैं आपको बताता हूं। एक तरह से ट्रैप है जहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, सपोज अगर गुडविल की वैल्यू कम होती है, सॉरी, गुडविल की वैल्यू अगर कम हुई तो इट मींस एमोर्टाइजेशन लगा उस पे, वो वैल्यू कम होगी, हम उसको ऐड बैक करेंगे, ठीक है, वो एक्सपेंस था। अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ गई, अब देखो गुडविल गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है, इसकी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है, वैल्यू इट्स वैल्यू इज इंक्रीज्ड, तो अब क्या होगा? इट मींस एसेट इज परचेज्ड,
एसेट क्या हुआ, परचेज हुआ। जब भी कोई एसेट परचेज होगा वो कौन सी एक्टिविटी आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अगर गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो वो इन्वेस्टिंग में शो करेंगे, हम यहां पे कुछ भी नहीं करेंगे। कहने का मतलब बच्चों, आपको गुडविल को बड़ी बारीकी से देखना है कि क्या वो बढ़ रही है कि कम हो रही है। अगर बढ़ रही है इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, अगर कम हो रही है तो अमोर्टाइजेशन लगा है उस पे, वो ऑपरेटिंग में ऐड बैक हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। एंड सेकंड एडजस्टमेंट आ जाती है नॉन कैश इनकम्स एंड गेन्स की। जो इनकम्स एंड गेन्स पहले ऐड हुए थे बट वो नॉन कैश थे, ठीक है। नॉन कैश सर कैसे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई लाइबिलिटी राइट ऑफ करी है, कोई कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ बट ये इनकम है एक तरह से। कोई डेट है वो रिटर्न बैक हो गए, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक हो गए बच्चों। अब ये एक तरह से प्रॉफिट तो होता है, ये प्रॉफिट ही है, तभी ये हम ऐड ऑन करते हैं इनकम साइड पे, बट इसमें कुछ कैश का फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना। तो इनको बच्चों हमने क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट करना है, डिडक्ट, क्योंकि पहले हमने ऐड करा था। क्लियर है। एंड जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इनकम तो ऐड कर दी, अब एक्सपेंसेस है, नो डाउट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कैश फ्लो जरूर हुआ होगा, बट क्योंकि वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, वो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो हम इसको ऐड बैक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, सपोज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कुछ लॉस हुआ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस हुआ बच्चों। क्लियर है। अब ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, ये सब उधर चला जाएगा। क्लियर हो गया ना। उसके बाद आ जाती है जो आपने और एडजस्टमेंट में देखो, सपोज नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में क्या क्या एडजस्टमेंट है और बच्चों, इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो, उसका इफेक्ट आ गया, रेंट मिला आपको, अब ये चीजें ऐड हुई थी, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो इनकम्स आती है ना, ये ऐड हुई थी, तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिडक्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग के केस में आ जाएगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। ये चीजें बच्चों अब क्योंकि पहले ऐड हो चुकी हैं, अब हम बैक जा रहे हैं, तो अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एक बार जितना मैंने आपको बताया इसको समराइज कर देते हैं। ऐड बैक क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सबसे पहले ऐड करोगे एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करोगे। ये क्या 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 आ जाएंगे नॉन ऑपरेटिंग में, डेप्रीसिएशन आ गया जैसे, ठीक है, बैड डेट्स आ गए। नॉन ऑपरेटिंग में क्या आएगा बच्चों, ये तो नॉन कैश में आ गए ना, नॉन ऑपरेटिंग में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, डिक्रीज इन गुडविल बच्चों, डिक्रीज इन गुडविल, ये भी नॉन कैश है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद डिडक्ट क्या करोगे, इनकम्स डिडक्ट करोगे, इनकम्स भी कौन सी, नॉन कैश भी नॉन ऑपरेटिंग भी बच्चों, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक। क्लियर है। तो अब आपको पता लग गया कि अब हमने जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम्स थी, उसके बाद हमने ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी, अब उनका इफेक्ट भी रिड्यूस कर दिया। क्लियर है। तो यहां तक पिक्चर बच्चों क्लियर होगी आपको। अब ये काफी हद तक आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बता रहा है, ठीक है, बट स्टिल कुछ इसमें मिसिंग है, मैं आगे आपको बताता हूं, ठीक है। अब आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकलता कैसे है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको ब्रीफ में एग्जाम टिप्स बता देता हूं। ऑलवेज रिमूव नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है, फर्स्ट बिफोर मूविंग टू वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक हो गया। अब आप वर्किंग कैपिटल चेंज में पहुंच गए। उसके बाद लॉजिक क्या रहता है, सपोज बच्चों आपने ये याद रखना है कि वाई, ठीक है, मेमोराइज दी वाई, कैश डिड नॉट लीव और बिलोंग्स टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। गुडविल का रहेगा, आपने जरूर चेक करना है कि गुडविल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो एसेट बढ़ रहा है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, डिक्रीज हो रहा है तो एमोर्टाइजेशन है। ब्लाइंडली आपने उसको ऐड बैक नहीं करना। क्लियर है बच्चों। तो अब आपको ये पता लग गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे निकलता है, ठीक है। अब इसके बेस पे हम आगे देखते हैं, हम निकालेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। काफी हद तक बच्चों ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसमें आ गई। कुछ इम्पैक्ट थे जो अभी उसमें कंसीडर नहीं हुए, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। वाई प्रॉफिट इज नॉट द फुल कैश स्टोरी बच्चों। देखो अब आपको तो सिर्फ जब पता चला है कि प्रॉफिट है ना,
कि अब आप में प्रॉफिट में, क्योंकि आपके पास P&L स्टेटमेंट ही बेस था, तो उसमें अब आप पहुंच गए, ऑलमोस्ट पहुंच गए, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सारी आ गई अब, ठीक है ना। आपने टैक्स भी माइनस कर दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का इफेक्ट भी रिमूव कर दिया, नॉन कैश का इफेक्ट भी रिमूव कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग का भी कर दिया। तो सर फिर रह गया क्या बच्चों? मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शंस बताता हूं जो P&L में इफेक्ट नहीं करती बट उनमें कैश फ्लो होता है। सपोज सपोज कंपनी को कैश मिला उनके डेटर से, क्या ये P&L में आएगा? बट इस एक्टिविटी में कैश फ्लो है ना, कि डेटर्स उसके रिड्यूस हो गए, उसको कैश मिला बच्चों। अब ये P&L का पार्ट तो नहीं है बट ये कैश फ्लो इसमें हुआ है। या सपोज कंपनी ने अपने कर्जदार जो उसके क्रेडिटर थे उसको कैश पे करा, ये P&L में तो कहीं नहीं आएगा बट इसमें कैश फ्लो है बच्चों। क्यों? अब इसमें क्या चेंज हो रहा है? आपकी करंट लाइबिलिटी कम हो रही है, इसमें क्या था, इसमें आपका करंट एसेट कम हो रहा था। अच्छा, सपोज कंपनी ने कैश से रॉ मटेरियल खरीदा बच्चों, रॉ मटेरियल खरीदा, कैश दिया, तो कैश फ्लो हुआ? ऑफ कोर्स हुआ। क्या ये P&L में आएगा? नहीं आएगा सर। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ना तो एक्सपेंस है ना तो इनकम है बच्चों। एक एसेट कम हो गया, दूसरा एसेट बढ़ गया, बैंक बैलेंस कम हो गया और इन्वेंट्री बढ़ गई, बट इसमें कैश फ्लो हुआ है। तो कहने का मतलब, जो प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज है, इसमें ऑपरेटिंग का तो पार्ट आता ही है बट कंप्लीटली नहीं आता। अभी भी कुछ ऐसे चेंजेस हैं, ऐसी भी कुछ कैश फ्लो की ट्रांजैक्शंस हैं जो कंसीडर करनी बाकी हैं। वो मैंने आपको जैसे बताई है, ये जस्ट एग्जांपल है बच्चों, ये P&L में स्टैंड नहीं करेंगी बट इनमें कैश फ्लो हुआ है। क्लियर है? तो एक और मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मान लो बच्चों, कंपनी ने सैलरी नहीं दिया, 1 लाख की सैलरी थी वो दी नहीं। अब P&L में तो ये एक्सपेंस आएगा और वो भी नॉन कैश आएगा, ठीक है ना। एक्सपेंस लगा हुआ है बट ये नॉन कैश का इंपैक्ट अभी रिमूव हुआ नहीं है बिकॉज ये ऑपरेटिंग का ही पार्ट था, ऑपरेटिंग का ही पार्ट था, तो इसका इंपैक्ट हुआ नहीं रिमूव। तो आप क्या करोगे? अब आपके जो प्रॉफिट है, आपके पास जो प्रॉफिट है उसमें तो इसका इंपैक्ट है, इसको रिड्यूस करना है ना। तो आप क्या करोगे? अब आपको वर्किंग कैपिटल का देखना पड़ेगा। क्यों? आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, पहले से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो आगे आपको पता लगेगा उसकी एजम्पशन क्या आती है कि अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम कैश आउटफ्लो शो करते हैं। तो जब आप 1 लाख का माइनस शो कर दोगे ना, तो आपका नेट इफेक्ट 0 आ जाएगा। पहले देखो, लाइबिलिटी 1 लाख से बढ़ गई थी, आपका प्रॉफिट कम हो गया था। क्लियर है? आपकी लायबिलिटी बढ़ी थी, आपका प्रॉफिट कम था, पर हम कैश ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे बच्चों, इसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो हम इनफ्लो शो करते हैं। लायबिलिटी बढ़ती है तो हम इनफ्लो शो करते हैं। क्लियर है? तो जब आप एक्सपेंस को नलीफाई करोगे, पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में -1 लाख आपको करना पड़ा था एक्सपेंस, अब आपकी जम्पशन रहेगी जब आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी बैंक बैलेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, +1 लाख, तो इसका नेट इफेक्ट 0 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये ट्रांजैक्शन, इट मींस जो प्रॉफिट आपके पास है स्टिल, उसमें भी ऑपरेटिंग की कुछ नॉन ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो नॉन कैश हैं, जिनमें कैश का फ्लो नहीं हुआ, तो अब उनका इंपैक्ट भी आपने खत्म करना है। तो इसी वजह से बच्चों ये वर्किंग कैपिटल का भी इंपैक्ट हमने कंसीडर करना पड़ता है। वर्किंग कैपिटल बोलते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आप पहुंच चुके हो नेट प्रॉफिट बिफोर कंसीडरिंग वर्किंग कैपिटल। अब आप वर्किंग कैपिटल का इंपैक्ट भी कंसीडर करोगे एंड फाइनली आप पहुंच जाओगे कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे। क्लियर है? तो इसमें क्या क्या आएगा बच्चों? सिंपल फंडा याद रखो, आपके पास बैलेंस शीट में एक साइड क्या होता है? एसेट, एक साइड लाइबिलिटी। क्लियर है? सपोज मैं इस तरह इस साइड ले लो, ये लाइबिलिटी, ये एसेट, ठीक है। एसेट में बच्चों अगर आपके करंट एसेट बढ़ेंगे ना, करंट एसेट बढ़ेंगे, तो आप ये चीज याद रखो, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी है ना। तो अभी क्या आएगा, बैंक, ये एसेट सेम ही रखने हैं, नेट इफेक्ट करंट एसेट बढ़ा तो आपने क्या करना है बच्चों, बैंक का अकाउंट है उसको कम कर देना ताकि ये सेम रहे। क्लियर है? अब उसके बाद अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी,
लाइबिलिटी बढ़ गई, अब तो इधर तो कुछ है नहीं, तो आपने उस साइड पे आपने बैंक बैलेंस भी बढ़ाना है। बस ये सिस्टम याद रखो, आप इक्वलिटी याद रखो, आपको इजी, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। इट मींस आइटम्स ऐड क्या करनी है। अगर करंट एसेट आपके डिक्रीज हो रहे हैं, करंट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इनफ्लो। करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इनफ्लो, ठीक है। आउटफ्लो कब आएगा? अगर करंट एसेट्स में आपका इंक्रीज आया, इक्वेशन सेम रखने के लिए बैंक बैलेंस डिक्रीज करा, आउटफ्लो, क्लियर। अगर करंट लाइबिलिटीज में डिक्रीज आया तो दूसरी साइड भी डिक्रीज आएगा, ठीक है, ताकि आपकी बैलेंस शीट वो बराबर रहे, ठीक है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज बराबर रहे। ये सिंपल याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। अब आगे देखो, मैं आपको इसका थोड़ा रीजन बताता हूं कि ऐसा हम करते क्यों हैं। देखो, सपोज बच्चों, जब इन्वेंट्री बढ़ता है, इन्वेंट्री सपोज कम हुआ, इन्वेंट्री कम हुआ, लेट सपोज 30,000 से, अच्छा क्या हुआ होगा, सपोज इट मींस आपने इन्वेंट्री बेचा है, इन्वेंट्री बेचा है तो कैश आपका आएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक और याद करने का बता रहा हूं, ठीक है। इट मींस आपने इन्वेंट्री सेल करा तो क्या इनफ्लो आ जाएगा, ठीक है। तो इन्वेंट्री क्या बच्चों? करंट एसेट, करंट एसेट कम हो गया, इनफ्लो आ गया। क्लियर हो गया बच्चों यहां पे आपको? क्लियर, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। आपने करंट लाइबिलिटी थी 3 लाख से 4 लाख हो गई, ये आपको याद हो गया कि भाई करंट लायबिलिटी 3 लाख से 4 लाख हुई है, इट मींस बैंक अकाउंट बढ़ाना है हमने, तो इनफ्लो शो करना है। क्लियर है बच्चों? बट आपको याद रखने का तरीका क्या है कि क्रेडिटर्स को कम पेमेंट करा गया, क्रेडिटर्स को कम पेमेंट करा गया, इट मींस कैश रखा गया बिजनेस के अंदर ही, तो कैश बढ़ गया। याद रखने का तरीका है बच्चों, याद रखने का तरीका है। क्लियर है? तो आइटम्स ऐड कौन सी करनी है आपको ये पता लग गया, आगे मैं डिडक्शन का भी बताऊंगा, ठीक है। इंक्रीज आ जाएगा, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी याद रखो। अगर आपके करंट एसेट बढ़ेंगे तो क्या होगा, करंट एसेट कम होंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब एक छोटी सी और एग्जांपल देखो, अगर डिक्रीज आता है, अगर करंट एसेट्स में, आपको मैंने ऑलरेडी बताया भी है, एक बार फिर से देखते हैं। अगर करंट एसेट्स आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है, 4 लाख से हो गए 5 लाख पे, 1 लाख से बढ़ गए, इट मींस और इन्वेंट्री खरीदी तो कैश यूज हुआ, कैश का आउटफ्लो हुआ तो डिडक्शन आएगा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद अगर करंट लाइबिलिटी देखो 3 लाख थी, 2.5 लाख रहेगी, इट मींस करंट लाइबिलिटी कम होगी और पेमेंट आपने कर दी तो पेमेंट कैसे करोगे? कैश का आउटफ्लो होगा। बच्चों ये याद रखने के तरीके हैं, ठीक है, कि आप कभी भूलो ना कि भाई अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होगा। ऐसी एग्जाम्पल सोच लो, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार कौन सी आइटम्स आपको डिडक्ट करनी है? इंक्रीज इन, अगर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो प्लस आ जाएगा बच्चों। डिक्रीज इन, अगर डिक्रीज होता है ट्रेड पेबल्स में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, इनकम रिसीट में, तो आप क्या करोगे? ये डिडक्शन करोगे। क्लियर है? गोल्डन रूल्स क्या है बच्चों? सिंपल, अगर करंट एसेट्स आपके बढ़ेंगे तो बैंक बैलेंस आपका बच्चों कम करना है, आपने डिक्रीज करना है, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो बैंक बैलेंस आपको बढ़ाना है। करंट एसेट्स कम होंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाओगे आप। क्लियर है? करंट लाइबिलिटीज आपकी कम होंगी, बैंक बैलेंस और आप कम करोगे। सिंपल, अगर आप एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी का फंडा याद रखोगे ना अपने माइंड में, और आपको पोजीशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल कैलकुलेशन क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास आ गया था, ठीक है। उसके बाद आपने ये करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का इंपैक्ट कंसीडर करना है, आइटम्स ऐड करोगे, आइटम्स डिडक्ट करोगे, और फाइनली आप पहुंच जाओगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पर। क्लियर है? ये चीजें आप अच्छे से याद कर लो बच्चों, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लॉजिक समझो। क्लियर है? तो फाइनली अब आपने यहां पे पहुंच के ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हल्का सा छोटा सा स्टेप है बच्चों, क्या? वो क्या है? आपने अभी टैक्स कुछ पे करा, उसका इंपैक्ट कहीं आया नहीं। देखो, हमने प्रोविजन का तो इंपैक्ट नलीफाई कर दिया था, ठीक है। अब ये आ गया एक्चुअल में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें टैक्स आपने जितना पे करा उसका इंपैक्ट नहीं आया, तो हम टैक्स माइनस कर देंगे, आउटफ्लो प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपने सारी की सारी का इफेक्ट नलीफाई कर दिया था ना, बट जो ऑपरेशनल के साथ रिलेटेड थी अब उनका इंपैक्ट आप कंसीडर करोगे। क्लियर? सबसे पहले टैक्स का देखें, टैक्स आपने माइनस कर दिया। क्लियर है बच्चों? अब टैक्स में याद रखना एक चीज, सीधा सीधा माइनस नहीं करना, अगर ऑपरेशंस के साथ है, ठीक है,
तो आपने ये ध्यान रखना है, फिर आप उसको कंसीडर करो। अगर ऑपरेशंस के साथ रिलेटेड नहीं है तो फिर आपने उसका इम्पैक्ट कंसीडर नहीं करना बच्चों। हो सकता है वो इन्वेस्टिंग के साथ रिलेटेड हो, तो फिर आपने उसको कंसीडर नहीं करना है। मतलब अच्छे से आपने देखना है कि जो टैक्स है वो किसके साथ रिलेटेड है, ठीक है, क्या ऑपरेशंस के साथ, क्या फाइनेंसिंग के, इन्वेस्टिंग के साथ। अगर ऑपरेशंस के साथ है तभी कंसीडर करना है, अदरवाइज नहीं करना। क्लियर है बच्चों? इसमें कभी कभार ना आपको प्रोविजन भी दिया होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है। अगर और कोई डिटेल ना दे रखी हो ना, तो बच्चों सिंपल फंडा याद रखना है, जो ओपनिंग बैलेंस था इट मींस उतना टैक्स ही पे करा है। जितना आपने पिछले साल प्रोविजन बनाया होगा इस साल उतना ही टैक्स पे करा है। एंड जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो आपका इस साल का प्रोविजन है, इस साल का प्रोविजन है, तो उसको आप ऐड बैक करते हो। जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा ये आपने टैक्स पे करा है, इसको आप डिडक्ट करोगे बिकॉज ये एक्चुअल पेमेंट है। क्लियर? एंड उसके बाद ये टैक्स का इंपैक्ट खत्म हो गया। अब आ जाएगा आपका इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में बच्चे अगर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के साथ रिलेटेड है तो उसको तो आपने इग्नोर ही कर देना, ठीक है, वो आपने लेनी नहीं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऑपरेशंस के साथ रिलेटेड होंगी उसको कंसिडर करना है। उसमें जो इनकम होगी उनको आप ऐड कर लो, जो एक्सपेंसेस है उनको सब्ट्रैक्ट कर लो। सिंपल फंड है। जो उसको अब उसका इफेक्ट लेना है ना आपको, पहले तो आपने सारे के सारा इग्नोर कर दिया था, अब आपने कुछ ऑपरेशंस वाली लेनी है। तो इस तरीके से आप चलोगे कि कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स प्लस माइनस करते हो, मींस एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे एंड इनकम्स प्लस हो जाएगी। सॉरी। क्लियर हो गया बच्चों? अब एक छोटी सी चीज और रह गई है जिसमें डेप्रीसिएशन एंड कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो का डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि डेप्रीसिएशन में करते क्या है। नॉर्मली बच्चों डेप्रीसिएशन ना आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होता, तो आपको उसके लिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, तब आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हो। छोटा सा टॉपिक है, देखो मैं बताता हूँ। सपोज आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाते हो WDV बेसिस पे, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू में। इसमें क्या है, सेम अकाउंट में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हो बच्चों। अब इसमें जो डेप्रिसिएशन निकल के आता है ना, ये आता है बैलेंसिंग फिगर है। हमारा पर्पस क्या है, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना, ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल के आएगा। इक्वेशन आप लॉजिकली याद रख लो। जो प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है बच्चों, नॉर्मल अकाउंट है। देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या होगी, जितना ओपनिंग था शुरुआत में जितना था, प्लस जितना खरीदा, माइनस जितना एंड में रह गया, माइनस डेप्रीसिएशन। ये फंडा है बच्चों, ठीक है। तो यहां से जब आप इसको पुट करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। यहां से बच्चों आप डेप्रीसिएशन एज अ बैलेंसिंग फिगर कभी भी निकाल सकते हो। अब इसको आप अकाउंट की फॉर्म में भी शो कर सकते हो बच्चों, अकाउंट की फॉर्म में, जिसमें डेबिट साइड में आपके बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। ये इसी का यही चीज शो कर रही है। गेन आ गया बच्चों, जो प्रॉफिट हुआ, एंड जितना परचेजिंग आई, उसके बाद डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर, जो सेल हुआ, ये एक ही चीज आएगी, या लॉस या प्रॉफिट, तो जो बाकी क्लोजिंग बैलेंस आएगा। क्लियर है? ये तो था अगर जो आपका एसेट अकाउंट है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के साथ मेंटेन हो रहा है। बट अगर वो ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पे मेंटेन हो रहा तो उसमें क्या है बच्चों, जो एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आता नहीं है। वो सिंपल आप ऐसे ही बनाते हो ना, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि क्लोजिंग इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डेप्रिसिएशन आप माइनस नहीं करते, तो वो ऐसे आएगा। उस केस में डेप्रिसिएशन का केस आप कैसे हैंडल करते हो, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बना के। प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एक लाइबिलिटी अकाउंट है बच्चों। क्लोजिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू ओपनिंग, ठीक है, प्लस डेप्रीसिएशन माइनस जो आपने सेलिंग कर दी है उसमें डेप्रिसिएशन था वो उसको माइनस कर देना है। तो यहां से आप जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेप्रिसिएशन निकाल लोगे, और इसी इक्वेशन को अकाउंट फॉर्म में ऐसे शो कर दिया है बच्चों। डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है तो हमें यही मिलेगा, ठीक है। ओपनिंग करोगे प्लस डेप्रिसिएशन उस साल की ऐड करोगे, माइनस करोगे जो आइटम्स आपने सेल ऑफ कर दी उसको, तो जो बैलेंस आ जाएगा बच्चों वो आपका ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्लियर है? ऐसे हम डेप्रिसिएशन दो तरीके से अपन फाइंड आउट करते हैं, बट आती है एक तरह से बैलेंसिंग फिगर के तौर पे ही है। अब लास्ट में छोटा सा टॉपिक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रह गया, वो मैं आपको बता देता हूं कि सपोज
आपने कुछ एसेट सेल करा, आपको लॉस हुआ, ठीक है, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम थी ना, आपने इसका इफेक्ट नलीफाई कर दिया था, ठीक है, आप ऑलरेडी इसमें कर चुके हो। तो अब इसमें आप करोगे क्या? सपोज आपने एसेट सेल करे, आपको लॉस भी हो सकता है, आपको आपने एसेट सेल करे, आपको गेन भी हो सकता है। ऑपरेटिंग में इनका इंपैक्ट नहीं आता, क्लियर है? अगर लॉस हुआ होगा पीएनएल में, देखो आपको पता ही है, पीएनएल में लॉस बुक हुआ होगा एज अ एक्सपेंस, बट ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, हमने वो इंपैक्ट नहीं लेना, तो हम उसको ऐड बैक करते हैं, क्लियर है? प्रॉफिट हुआ होगा पीएनएल में, क्या आता है बच्चों? इनकम। हमने क्या इसको कंसीडर करना है? नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि सर ये नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है बच्चों, तभी तो हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, ये तो मैं एक तरह से रिपीट कर रहा हूं। सिर्फ इशू कहां पे आता है बच्चों? जब सेल प्रोसीड होता है ना, इसमें जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो आप इन्वेस्टिंग में शो करते हो, चाहे प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, वो इन्वेस्टिंग में जाएंगी, क्लियर है? तो एक बार हम समराइज कर देते हैं बच्चों। ट्रांजैक्शन टाइप, अगर एसेट परचेज हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, एक्शन आपको पता है। सेल हुआ, इन्वेस्टिंग। डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग का है। लॉस एंड गेन ऑन सेल भी इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है, क्लियर है? तो फाइनल कैलकुलेशन क्या आ जाता है बच्चों? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, माइनस कर दिया आपने इनकम टैक्स जितना एक्चुअल पे करा, प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, इनकम्स ऐड ऑन हो जाएंगी, क्लियर है बच्चों? तो ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्लियर हो गया होगा। यहां पे बच्चों कैश फ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैसे निकालते हैं वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मूव ऑन करेंगे इन्वेस्टिंग पे, देन फाइनेंसिंग पे, ठीक है? उसके बाद आपका ये कैश फ्लो का टॉपिक खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा, इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा पाएं। और हमें मोटिवेट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है बच्चों। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।